Hello class, good evening. How are you all? I hope you all are fine. Children, sorry for that. आपके 3 दिन क्लासेस मिस हो गई. आपने रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा था. ड्यू टू सम हेल्थ इशू आई एम नॉट एबल टू टेक द क्लास, राइट. इसलिए हम लोग ने थोड़ी क्लासेस मिस की हैं, बट फ्रॉम टुडे वी कंटिन्यू द क्लास रेगुलरली. ओके चिल्ड्रन, in our last class I am talking about the Rutherford model, and we are talking about the drawbacks of Rutherford model, right? And today we discuss about the Bohr's model of an atom. Okay children, today's topic is very 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 important, right? अगर हम लोग रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो रदरफोर्ड के बारे में जब हम लोग ने डिस्कशन किया था तो देखा था हम लोग ने कि उनके एटॉमिक मॉडल में जो उन्होंने हम लोग को बताया था कि अल्फा रेस जाती हैं, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, कुछ रेस सीधी जाती हैं, कुछ रेस लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करती हैं. किसी भी एटम में, किसी भी कोई भी आपका एक एटम होगा, उस एटम में इतने ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होते हैं, राइट. इसके बारे में हम लोग ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करी थी. और इनके ड्रॉबैक क्या थे, इनके ड्रॉबैक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया था. स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं था. किसके मॉडल में? रदरफोर्ड के मॉडल में, राइट. रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं भी एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन नहीं था. इनका जो ये ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे, इसी को किसने ओवरकम किया था? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने. बोहर्स ने ही एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन किया था, एज वेल एज इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताया था हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बताया था कि अगर आपका कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, जिसके बारे में अभी हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे. और बोहर्स मॉडल आप एक वीडियो में पूरा क्लियर समझ पाएंगे. ओके चिल्ड्रन, सो आर यू रेडी फॉर दैट? Okay, now first of all we understood what are the merits or what are the different postulates of Bohr's model of an atom, right? अब देखिए Bohr's model of an atom के postulates को डिस्कस करने से पहले as we all know children, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या रहती है कि आप ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों तक जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा और वो इजीली ये सब मॉडल्स जितने भी बोहर्स मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, वो इजीली समझ सकते हैं. ओके ओके, नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड द लेक्चर नंबर दिस इज 7, राइट. देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बात करी थी कि जो एटम होता है, बेसिकली जो एटम है, उन्होंने क्या कहा था कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. यही डिस्कस हुआ था उस दिन हम लोग का. तो अगर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते रहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने रेडिएशंस को वो एमिट करता है रेडिएशंस, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी को लॉस कर रहा होता है तो एनर्जी लॉस होने पर क्या होता है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी खत्म हो जाएगी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ये उसके थ्रू इस न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, राइट. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर पड़ा तो क्या ये एटम स्टेबल है? द आंसर इज नो. ये एटम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कभी भी कोई ऑर्बिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, राइट. बट रदरफोर्ड ने बोहर्स ने क्या कहा? बोहर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट. अब ये जो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने के बाद ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, राइट. और इस एनर्जी लेवल को, इसको इन्होंने क्या कहा था, ये जो चीज बनाई इसको इन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड एज अ एनर्जी लेवल, राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ एनर्जी लेवल. अब ये एनर्जी लेवल बनाए कि जितने नंबर, मतलब ये हर एक एनर्जी लेवल में बीच में प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियस, इट मींस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होंगे ऑन द सर्टेन, और इस
डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को उन्होंने क्या कहा था, इसको इन्होंने कहा था एनर्जी लेवल, तो कहा ही था हर एक एनर्जी लेवल, जस्ट लाइक हर एक एनर्जी लेवल को उन्होंने नाम रख दिया। फर्स्ट का नाम रखा के, राइट, सेकेंड एनर्जी लेवल का नाम रखा एल, और थर्ड एनर्जी लेवल का नाम रखा एन, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो उनका नाम भी बना दिया। और एक चीज को क्या कहा, इसको कहा इन्होंने दिस इज द ऑर्बिट। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि एक सन होता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। अब ये जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ये एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, हम लोग ने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था, कभी ऐसा नहीं होता कि ये मरकरी जो आपका है वो यहाँ पर रिवॉल्व करने लगे या फिर और बाहर चला जाए, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, राइट। तो बोहर्स का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहीं पे घूमेंगे जो उनकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है। तो ये उन्होंने एक ऑर्बिट बता दी कि एक ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, राइट। अगर ये जो आपकी ऑर्बिट सोलर सिस्टम की जो तरह जो दिखती है, सोलर सिस्टम की तरह जो अरेंजमेंट होता है, अब यहाँ पे इन्होंने नाम रख दिया। फर्स्ट शेल का नाम द शेल विच इज प्रेजेंट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो शेल आपकी न्यूक्लियस के क्लोजर थी उसका नाम रखा के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने एन की वैल्यू क्या रखी, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। पहली शेल को देखिए, पहली शेल है तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहाँ l की वैल्यू देखिए, l में n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट चिल्ड्रन। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड शेल दैट इज द m शेल। m शेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एनर्जी लेवल है, और हम कह सकते हैं ये जो n की वैल्यू है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे। सपोज करिए ये आपका है सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस। अब यहाँ फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, 5 शेल, ये वाईफाई नहीं है, दिस इज द एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल और द ऑर्बिट्स। This is the K shell, this is the L shell, this one is the M shell, this is the N shell, this is the O shell, right? And in the value of K shell, K shell में N की वैल्यू कितनी रखी, K shell में उन्होंने N की वैल्यू is equals to 1, मतलब पहली शेल में, पहली शेल जो हमारी न्यूक्लियस के पास वाली शेल थी उसको क्या कहा उन्होंने, वो शेल फर्स्ट है, और वहां वो कौन, क्या नेम है उस शेल का, द नेम ऑफ द शेल इज K shell। अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब अगर हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो उस शेल का क्या नाम था, L शेल, राइट। अगर हम n की वैल्यू 3 की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3 में शेल का नेम क्या रखा उन्होंने, M शेल। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख दी तो उन्होंने उस शेल का क्या नाम रखा, उस शेल का उन्होंने नाम रखा दैट इज द N शेल एंड सो ऑन। इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके n की वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए डिस्कस कर रहे थे, हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है और उसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एक सर्टेन ऑर्बिट में। अब ये जो सर्टेन ऑर्बिट में, मतलब ये जो पोस्टुलेट कह रहा था, पोस्टुलेट मतलब इनका कुछ रूल्स कह रहे थे, तो उसमें पहला इन्होंने यही बताया था, पहला उन्होंने यही बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में, सर्टेन एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करेंगे। तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने इतनी चीजें बताई कि एक एनर्जी लेवल होगा, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा, और एक सर्टेन ऑर्बिट्स होंगे, और हर एक ऑर्बिट में ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला हम लोगों को क्लास 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है कि द फॉर्मूला इज 2n², राइट। अब ये 2n² के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सपोज करिए कि अगर हमें K शेल के लिए निकालना है, सपोज करिए K शेल के लिए हमें निकालना है, तो K शेल के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी होती है K शेल के लिए, 1 होती है, राइट। अब अगर n की वैल्यू 1 है, इट मींस दैट 1
का स्क्वायर, 1 1 जा 1 into 2 is equals to 2. It means that the maximum number of electron present in the K shell is 2. 2 इलेक्ट्रॉन ही हमारे K shell में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो हम आपको ये दिखाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी हम फर्स्ट शेल में नहीं फिल करेंगे. ओके, नाउ कम टू द एम शेल, सॉरी एल शेल. अगर हम एल शेल की बात करें, एल शेल में देखिए यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला सेम रख दें 2 इंटू यहाँ पे रख दिया 2 का स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे n की वैल्यू होती है n is equals to 2 and 2 2s are 4 2s are 8. It means that the maximum number of electron present in the second shell is 8. सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं. यहाँ पे टोटल हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते. When we talk about the third shell, that is the M shell, अगर हम M shell की बात करें तो M shell में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल कर सकते हैं. Now 2 into 3 square, 3 3 जा 9, 2 जा 18. It means that टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम थर्ड शेल में कितने फिल कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम थर्ड शेल में 18 फिल कर सकते हैं. 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम थर्ड शेल में नहीं फिल कर सकते. अगर हमें इसी तरीके से कहा जाए एन शेल के लिए निकालिए तो एन शेल के लिए भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एन शेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 16 और 16 2 जा 32. इट मीन्स दैट फोर्थ शेल में हम 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिलिंग नहीं कर सकते हैं. तो ये एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था जहां पे ये बता सकते थे हम कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मतलब इस ऑर्बिट में, देन इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, या कोई भी हम ऑर्बिट ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने फिल कर सकते हैं वो इन्होंने डिस्कस किया था. इन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट में ही बता दिया कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में फिक्स्ड होंगे. कभी भी कोई एक ऑर्बिट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करें कि मतलब मेरा मन किया तो यहाँ पे हमने 10 भर दिया, मेरा मन किया तो 2 भरा, मेरा मन किया तो 8 भरा. मेरे मन के अकॉर्डिंग कभी नहीं हो रहा था. इट मीन्स दैट किसी के मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था. गॉड्स ने कहा कि पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में पर्टिकुलर नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने भरे जा सकते हैं, इन्होंने फिक्स कर दिया. इससे कम तो हम भर सकते हैं. मतलब अगर हमें सपोज करिए कि कोई हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जस्ट लाइक अ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. अब हमारे पास अगर 7 है तो हम यहाँ पे 7 के लिए क्या कर सकते हैं? 2 और 5 लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने 10th तक सीखा है, पर इसको हम अभी आपको आगे भी सिखाएंगे. पर अभी देखिए हम 8 से कम भरेंगे पर 8 से ज्यादा नहीं भर सकते. यहाँ पे देखिए ये 8 से 5 डिजिट कम है, बट 8 से हम कभी भी सेकेंड शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे. ये इनका एक पहला पोस्टुलेट था कि यहाँ पे एक सर्टेन ऑर्बिट होता है. सर्टेन ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में हर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं. तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था. इसको हम अब डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि डिफिनेशन क्या कहती है. राइट, नाउ सी, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोस्टुलेट के बारे में जो डिस्कशन किया था बोहर्स ने, डिफरेंट पोस्टुलेट के बारे में भी हम बात कर रहे थे. तो पहले पोस्टुलेट में देखिए उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिकली परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट नोन एज द एनर्जी लेवल. जैसे अभी हम लोग ने बात करी थी कि यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो एक सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं. तो वो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी लेवल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट, नाउ द सेकंड पोस्टुलेट इज while moving in a particular energy level an electron neither gain or nor lost the energy. right, अब देखिए कभी भी कोई भी रदरफोर्ड का क्या कहना था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा. बट बोर्स ने क्या कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को, जब भी वो सर्टेन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा होता है तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं करता. वो जिस एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है वो उसी एनर्जी है, मतलब एट
न्यूट्रल कंडीशन और एट अ नॉर्मल कंडीशन। अगर उसने एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है तो वो उसी एनर्जी लेवल पे ही रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी बाहर से गेन करेगा, ना ही वो एनर्जी का लॉस करेगा। तभी वो सर्टन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, तभी तो रिवॉल्व करेगा। अदरवाइज अगर कहीं एनर्जी उसने गेन कर ली या एनर्जी को लॉस कर दिया, एनर्जी लॉस करेगा तो भी उसके पास एनर्जी कम है, और एनर्जी को अगर उसने गेन कर लिया तो वो अपनी एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा। तो ये नॉर्मल एनर्जी लेवल पे हम क्या बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो वो एनर्जी का गेन करता है, ना ही वो एनर्जी का लॉस करता है, ऐसा नील्स बोर का कहना था। अब ये जो नील्स बोर साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि भाई अगर हम थर्ड पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं तो थर्ड पोस्टुलेट में जो तीसरा उनका कहना था, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते थे, ओनली दोज एनर्जी लेवल्स आर परमिटेड इन विच the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi। अब इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट है वहां पे एक ही एनर्जी लेवल प्रेजेंट होगा। सपोज करिए अगर हमने वहां पे आपसे पूछा कि हाइड्रोजन में कितने एनर्जी लेवल होंगे तो आपका आंसर आएगा 1, राइट। अब सभी कहेंगे मैम 1 होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी होनी चाहिए? ये हो गया सेंटर में न्यूक्लियस, एक शेल प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज द के शेल। बट द नंबर ऑफ शेल इज इनफाइनाइट। ऐसा नहीं होता कि वहां एक ही शेल प्रेजेंट होती है, शेल्स कई सारी होती हैं, बट उनमें से परमिट वही की जाती है, माना उन्हीं को जाता है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के, राइट। अगर कभी भी कोई भी चीज, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम एक होल नंबर मल्टीपल में है, अगर वो h अपॉन 2 पाई के बराबर है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये आपका एरिया, मतलब ये आपका जो शेल है, ये आपकी जो शेल है, ये शेल के शेल हो, एल शेल हो, एम शेल हो, जितनी भी नंबर ऑफ शेल्स हो, हम उसी को कंसीडर करेंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन रखेंगे जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। इट मींस दैट h अपॉन 2 पाई के बराबर हो। लेट अस सपोज, अगर सपोज करिए कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, मास इज m, राइट। वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, r है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपका, अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका एक पर्टिकुलर मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r है, राइट, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो आपका बराबर हो जाएगा h अपॉन 2 पाई के, राइट। और ये n क्या है, n इज द होल नंबर मल्टीपल, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोई भी शेल, जिस शेल में प्रेजेंट होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कभी भी इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है ना तो वो फ्रैक्शनल होना चाहिए और ना ही वो अनक्वांटाइज्ड होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी जो भी एनर्जी में प्रेजेंट होता है वो एनर्जी लेवल हमेशा क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये वर्ड हमने क्या बोला आपसे, क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज मीन्स होता है, देखिए क्वांटाइज मतलब क्या हो गया, जहाँ पे चीजें फिक्स हो उसको हम बदल नहीं सकते। सपोज करिए कि अगर हमने आपसे कहा कि आपको शुगर पे करना है, तो आप तो शुगर कितना कितना ले सकते हैं, हो सकता है आपका मन किया, आपने कहा भाई हमें 1 kg शुगर चाहिए, राइट, आपका मन किया, आपने कहा 1.25 kg शुगर चाहिए, आपका मन किया, आपने कहा 1.50 kg शुगर चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको कितना, मतलब ये पॉइंट्स में भी, फ्रैक्शंस में भी पॉसिबल है। बट अगर हमने आपसे कह दिया कि आप पेन परचेज करके लाइए, तो आप कभी ये तो नहीं कहने जाएंगे कि मुझे 1/2 पेन दे दीजिए, राइट। तो 1/2 हम नहीं कर सकते, हम कहेंगे 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए एंड सो ऑन। आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, और इट में भी 10 ले लो, 1000 ले लो, बट वो हमेशा नंबर्स में ही होगा। हम उसे कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमें 1.5 पेन दे दीजिए या 1.25 पेन दे दीजिए। तो ये 1.25, 1.5 ये सब क्या है, क्वांटाइज नहीं है। बट ये जो हमारा पेन है, पेन की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, मतलब वैल्यूज, मतलब कह सकते हैं अगर हमें नंबर यूनिट्स लेनी हो
होगा, राइट। और अगर ये 1 2 3 4 के मल्टीपल में होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है। तो यही चीज यहाँ पे भी कही जा रही थी कि अगर आपका वो एनर्जी लेवल को परमिट किया जाएगा इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये समझ में आया सभी को कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे ये नंबर्स में हो, होल नंबर्स में हो। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पोस्टुलेट इनका क्या कह रहा था, फोर्थ पोस्टुलेट इनका कहना था बोर्स का कि ये जो आपका अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर सपोज करिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब अगर बाहर के सोर्स से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन में सपोज करिए कि आप एकदम न्यूट्रल कंडीशन में बैठे थे, राइट। अगर आप न्यूट्रल कंडीशन में बैठे थे तब तक आपको कुछ नहीं था, आपको कोई अननेसेसरी आता है, एक चांटा लगा देता है, तो वहां पे आपको क्या होगा, आपका तुरंत एक्साइटेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, आएगा। और अगर आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, आपने अपना ग्राउंड स्टेट छोड़ा, आप अपनी एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गए। सेम कंडीशन होती है कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सर्टेन एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, फ्रॉम सर्टेन सोर्स, कोई भी एक एक्सटर्नल सोर्स होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा था। अब इलेक्ट्रॉन ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, राइट, बाहर आराम से सुकून से बैठा था। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या होगा, तुरंत एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, ये सबको पता है कि भाई अगर न्यूट्रल में बैठे हुए थे और हमने कहीं से एनर्जी, अभी तक हमारे पास कम एनर्जी थी और हमने आपको क्या किया, ग्लूकॉन डी पिला दिया, अब आपको क्या आ गया, कहते हैं ना ग्लूकॉन डी से डबल एनर्जी आ गई। तो जैसे एनर्जी आई, आप अपने लोअर एनर्जी लेवल से, ये आपका क्या है, LEL क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल, राइट। आप लोअर एनर्जी लेवल से कहां पहुंच गए, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए, जब आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे, कभी ना कभी तो वो एनर्जी नीचे आएगी, कभी आपकी तो एनर्जी डाउन होगी। और जब ये एनर्जी डाउन होती है, देखिए इन कमिंग बैक फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी, इट एमिट रेडिएशंस और इट एमिट एनर्जी। अब जितनी एनर्जी भाई उसने एब्जॉर्ब करी थी, हायर एनर्जी स्टेट में गया था, वो उतनी ही एनर्जी का लॉस करेगा लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए, राइट। समझ में आया कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। इज दिस क्लियर? एंड जब वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा तो एक सर्टेन आफ्टर सम टाइम, हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि वो जो हायर एनर्जी लेवल है वहां से वो एनर्जी का लॉस करेगा, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अगर हम सपोज करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने जिस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका, अगर हम लोग देखते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट सबने देखा होगा कि बॉल हमने लिया, एकदम से ऊपर करा, आप ऊपर करेंगे तो जितनी स्पीड से, जितना फोर्स आप देंगे उतनी ही बॉल ऊपर जाएगी। और अगर जितनी तेज बॉल ऊपर जा रही है, मतलब उसने ग्राउंड स्टेट छोड़ा, वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गई। और अगर वो ग्राउंड स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच रही है, देखिए लोअर एनर्जी लेवल को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, और हायर एनर्जी लेवल को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, वो वापस से आती है, और जब इलेक्ट्रॉन बॉल आएगी तो वो रेडिएशन कभी भी नहीं लॉस करेगी। वैसा मत समझिएगा कि वो ऊपर से आ रही तो वहां से एनर्जी निकल रही होगी, राइट। बट इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था एक्सटर्नल सोर्स से, तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होंगे तो वो एक सर्टेन टाइप की, मतलब जो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी को वो एमिट भी करेंगे। तो वो जो एमिट होता है, वो एमिट कर रहे रेडिएशंस, वो लोअर एनर्जी में आने के लिए, वो लोअर एनर्जी लेवल में आ गए।
तो ये इनके डिफरेंट बोहर्स नील बोहर के डिफरेंट 4 पोस्टुलेट दिए थे जो ओवरकम कर रहा था और जो ये बता रहा था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है। अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें जो बताई, देखिए जो नील बोर थे, नील बोर ने 1913 में ये एकदम क्लियरिटी के साथ बता दिया था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है। एटम की स्टेबिलिटी के साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बताया था, राइट। तो इन्होंने ये एटॉमिक स्टेबिलिटी कैसे बताई, ये सबको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले एनर्जी लेवल का डिसाइड करना, फिर दूसरी चीज बता देना कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, मतलब अपनी एनर्जी को गेन लॉस नहीं करेगा, वो जिस एनर्जी में है, जिस फिक्स एनर्जी लेवल में है, जितनी एनर्जी उसके पास है वो उतनी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, उतना ना वो लॉस कर सकता है ना ही वो गेन करेगा। थर्ड में उन्होंने क्या बताया कि उसी एनर्जी लेवल को हम परमिट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉरी h डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट था, इसके मल्टीपल में होगा तभी हम कहेंगे भाई ये वाली एनर्जी लेवल हम परमिट कर रहे हैं। जहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, h/2 पाई के, एंड दिस इज द n इज द होल नंबर इंटीजर, दैट इज द n may be 1 2 3 4, it depend on the number of shares. Now the fourth postulate is when the electron can absorb the certain external source energy, an electron can jump from lower energy level to the higher energy level and it coming back from higher energy level to the lower energy level by emitting the radiations, right. So these are the 4 different postulates which are given by the scientist Niels Bohr to explain the stability of an atom. I hope this is clear to you all class. फर्स्ट फटाफट आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करा करिए कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ में लिखते हुए चलिए। लिखेंगे आपको तो आपने कॉन्सेप्ट सुना है, समझा है, देखा है, लिखा है, तो अगर आप लिखेंगे तो वो चीज़ क्लियरिटी, वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी कि जितने भी पॉइंट्स आपने लिखाए हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पूरा एकदम समझ में आ गया है। तब हम नेक्स्ट के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए अब इनके मेरिट्स, अब इनके फायदे भी तो देखने दे कि इन्होंने इतना सारा काम कर डाला कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। इट मीन्स दैट द मेरिट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ओके। Now see, when we talk about the merits of the Bohr's atomic model, अभी देखिए मेरिट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मेरिट्स क्या है बेसिकली। मेरिट्स देखिए सबसे पहले तो अभी हमने कहा कि देखिए इनके फायदे क्या थे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स थे। तो बेनिफिट्स के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की जो स्टेबिलिटी दी थी अभी, जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात किया कि एटम की स्टेबिलिटी इन्होंने कैसे कैसे दी, राइट। तो एटम की स्टेबिलिटी में जो एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था वो नील्स बोर ने दिया, राइट। ये इनके मेरिट्स थे, बेनिफिट्स थे। सेकंड इन्होंने क्या काम बहुत अच्छा से किया, मेरिट क्या किया कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट की इन्होंने पर्टिकुलर एनर्जी बताई कि हर एक ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी क्या होगी। और हर एक ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी बताने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, EN इज बेसिकली द nth एनर्जी लेवल। nth एनर्जी लेवल मतलब जितने भी आप नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स का अगर हमें एनर्जी लेवल निकालनी है तो हम इजीली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। अब ये En क्या था, En बेसिकली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल, राइट। nth एनर्जी लेवल पे इन्होंने बात करी, दैट इज इक्वल्स टू द -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू 2 पाई me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, अब ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है,
इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. नॉट इज द permittivity is the permittivity of free space which is present in the atom, right? कितने फ्री स्पेस प्रेजेंट है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया. उसके बाद देखिए यहाँ पे m इज द मास ऑफ, यहाँ पे m है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? वेयर e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, where E is the charge on electron, right? Charge on electron, right? And H is the Planck constant, as we all know children, Planck constant. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं कवर अप होते हैं. यहाँ पे हमें खाली इतनी चीज पता चल रही थी कि इन्होंने हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट इज द En. nth के लिए यूज किया था. तो अगर हमें 1 के लिए निकालना हो, 2 के लिए निकालना हो, 3 के लिए निकालना हो तो इजीली हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते थे. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्बिट रेडियस, अगर हमें हर एक ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया Rn इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught n square h square divided by 4 pi square m e square, right? और हम क्या कह सकते हैं कि जो इनका रेडियस कैलकुलेट होके आया था nth के लिए वो आपका सिंपली आया था. अगर हमें nth के लिए इस साइड लिख देते हैं Rn is equals to 0.529 into n square एंगस्ट्रॉम, राइट? अब यहाँ पे ये n क्या था, n इज द नंबर ऑफ शेल. अगर हमें फर्स्ट शेल के लिए निकालनी हो तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते थे, सेकंड शेल के लिए निकालनी हो तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते थे. सपोज करिए अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर ये आपका ऑर्बिट है तो हमें इस ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी है रेडियस कितनी होगी, तो हम 0.529 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ n की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट शेल के लिए, दैट इज 1. तो यहाँ 1 square is equals to 1. It means that the radius of the first shell is 0.529 angstrom, right? ये सभी को समझ में आया. इसी तरीके से अगर हमें यहाँ सेकंड के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ n की वैल्यू चेंज करेंगे और हम nth नंबर ऑफ शेल्स के लिए, ऑर्बिट्स के लिए रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? Now come to the fourth merits of the Bohr's atomic model, that is the explanation of the atomic spectrum of hydrogen atom. अब ये इन्होंने एक एटॉमिक हाइड्रोजन का हमने आपसे बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. जैसे यहाँ पे इन्होंने डेल्टा ई की वैल्यू बताई थी. डेल्टा ई क्या था, डेल्टा ई था अगर आपका, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाता है, राइट? और एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाता है तो ये क्या हो गया, ये ई आई हो गया, मतलब ये एनर्जी लेवल इनिशियल हो गया, ये कहाँ चला गया, ई एफ पे, मतलब एनर्जी लेवल फाइनल पे चला गया. तो अगर हमें इसका पूरा को निकालना हो, डेल्टा ई कैलकुलेट करना हो तो ई एफ माइनस ई आई लिख सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे ई एफ के लिए एक इन्होंने आर एच क्या है बेसिकली, RH is the constant, that is the Rydberg constant. ये constant वैल्यू थी जिसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा E is equals to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 और n2 क्या था, n1 is the first energy level, that is this, and जिस एनर्जी लेवल में वो जाएगा उसको हम कहते थे n2 एनर्जी लेवल, राइट? तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट. अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए इन्होंने बहुत आसान और सिंपल सा तरीका बताया था कि हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा शो होता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे शो होता है. तो ये सिंपली इसका फॉर्मूला यूज करके उन्होंने लेमन रेमंड पास्चर ब्रैकेट फोर्स के बारे में जो हम सीरीज पढ़ते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूले के बेसिस से इन्होंने कैलकुलेट किया था. These are the different merits of the Bohr's atomic model. I hope you understood this topic, right? Now come to the next topic, that is the various
एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन्स। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी मूव फर्दर। ओके, नाउ सी, अब हम बात कर रहे हैं वेरियस सीरीज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम और द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम लोग की बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे हमने बात करी है उस बुक में एनर्जी लेवल के बारे में, राइट। ये एनर्जी लेवल है, दैट इज द एनर्जी लेवल। यहाँ पे आपका 1 होगा, ये 2 होगा, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही होगी, राइट। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, यहाँ पे सबसे पहले में लिखा होगा लेमैन, देन यहाँ पे होगा बाल्मर, देन पार्शन, देन ब्रैकेट, लास्ट में क्या है, फुंड है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन कैसे आ रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो स्पेक्ट्रल लाइन आपकी बुक में गिवन है कैसे है, बोहर्स ने, हमने कहा कि बोहर्स ने एक चीज़ तो स्टेबिलिटी बताई थी एटम की, और दूसरी चीज़ क्या बताई थी, उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताया था कि भाई हाइड्रोजन में अगर कोई भी उनकी जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम है, वो कैसे स्पेक्ट्रल लाइन शो करेंगे, कैसे तो उन्होंने बताया। देखिए सबसे पहले लेमन सीरीज की अगर हम बात करें तो लेमन सीरीज कैसे आई, उन्होंने कहा कि लेमन सीरीज तब आई व्हेन n1 = 1 and n2 = 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब अगर हम यहाँ वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ आपका r हम क्या लिख सकते थे, 1/1² एंड यहाँ n1 था तो n1 कितना की बना आपका 1 है, तो 1² हो गया माइनस 1/n2 की पावर 2। अब यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5 कितना भी रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इन्होंने इस सीरीज से ये बताया कि इसकी वेवलेंथ इतनी होगी और इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग ने ये डिस्कस करा कि इनका पर्टिकुलर ये किस एरिया में, किस रेंज में विजिबल होंगे, कहाँ पे ये दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिकली जो लेमन सीरीज इन्हें दिखाई पड़ रही थी, लेमन सीरीज एक शॉर्ट वेवलेंथ की एक अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई पड़ी, एक यूवी रीजन में दिखाई पड़ने वाली ये रेस थी, मतलब यूवी रेडिएशंस में दिखी है सारी रेजेस, दैट द सीरीज इज कॉल्ड एज अ लेमन सीरीज, राइट। अब देखिए बाल्मर सीरीज में क्या इन्होंने देखा, बाल्मर सीरीज में देखा कि अगर हमने n की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी, और n2 की वैल्यू कितनी रख दी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब n1 की वैल्यू अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में होगा, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड लेवल पे होगा, और वो जो एनर्जी को, वो जो रेडिएशंस को एमिट करेंगे, जब रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जब वो रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेडिएशंस होते हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में शो होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे निकाला, ये वेवलेंथ कैसे निकाली, r = 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 2, मतलब यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते थे। और ये किस रीजन में इन्हें दिखाई पड़ा, ये विजिबल रीजन में दिखाई पड़ा, राइट। ये किस रीजन में दिखाई पड़ा, ये विजिबल रीजन में था। अब यहाँ पे देखिए थर्ड की बात करें, जैसे पार्शियल सीरीज की बात करें, अब पार्शियल सीरीज आई जहाँ पे इन्होंने जो लेवल स्टार्ट हो रहा था वो थर्ड एनर्जी लेवल पे स्टार्ट हो रहा था। इट मीन्स दैट यहाँ n1 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और n2 की वैल्यू कितनी थी, n2 = 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें यहाँ पे लिखना हो, वेवलेंथ लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं, वेव नंबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं r 1/3² माइनस 1n2 की पावर 2। और ये किस रीजन में दिखा इन्हें, ये दिखा इन्हें इंफ्रारेड रीजन में। दिस रीजन शोज इन द इंफ्रारेड रीजन, राइट। ये इंफ्रारेड रीजन में दिखा, दैट इज द सीरीज इज कॉल्ड एज पार्शियल सीरीज। अब इन्हें जो फोर्थ सीरीज दिखाई पड़ी, दैट इज द ब्रैकेट सीरीज। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब आपका एनर्जी लेवल स्टार्ट होता है फोर्थ से, फोर्थ एनर्जी लेवल n1 आपका कितना है, फोर्थ है, मतलब चौथे एनर्जी लेवल से एक्साइटेशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एक्साइटेशन जो
हायर एक्साइटेशन स्टेट है वो 4 से स्टार्ट हुआ तो 5 भी जा सकता है, 6 जा सकता है, सो ऑन, राइट। ये लोअर एनर्जी लेवल है, दिस वन इज द हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें वेव नंबर निकालना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, r1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 की पावर 2। ये किस रीजन में इन्हें दिखाई पड़ा, ये इन्हें दिखाई पड़ रहा था इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। उसके बाद इन्होंने लास्ट जो देखा वो देखा फोर्थ सीरीज, दैट इज यहाँ पे इनिशियल एनर्जी लेवल कौन सा था, 5 था, और हायर एनर्जी लेवल मतलब N2 क्या था, N2 आपका 6 हो सकता था, 7 हो सकता था, एंड सो ऑन, राइट चिल्ड्रन। और अगर हमें यहाँ वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकाल सकते थे, r इज इक्वल्स टू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n की पावर 2। और ये किस रीजन में इन्हें दिखाई पड़ा, ये इंफ्रारेड रीजन में भी ये भी शो हुआ। तो इससे ये क्या पता कर पा रहे थे कि अब ये देखिए ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि मैम अगर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम वही प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन एक ही प्रेजेंट है तो इतने सारी स्पेक्ट्रल लाइन कैसे, राइट। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कैसे शो हो सकता है कि इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन शो हो रहा है, इतने सारे रीजन्स में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये इसलिए होता है कि जब आपका जो हाइड्रोजन गैस होती है, राइट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द H2। अगर आपकी H2 गैस है, ये अगर डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में रखी जाती है और ये एक एनर्जी सोर्स को एब्जॉर्ब करती है तो इट गेट डिसोशिएटेड इनटू टू मेनी नंबर ऑफ एटम्स, राइट। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स में ब्रेक डाउन हो जाती है तो देखिए जब नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो हर एक एटम के पास टेंडेंसी क्या होगी कि वो एक्साइट हो जाए, और जब वो एक्साइटेशन शो करेगा तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट शो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, राइट, और द मॉडल ऑफ एन एटम। ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन के लिए दिया था और जो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात करी थी। आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट चिल्ड्रेन। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो नील बोर ने दिए थे इन द ईयर 1913 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो इन वन शॉट। एक शॉट में हम लोगों ने पूरा नील बोर को कंप्लीट कर लिया। इनके ड्रॉबैक को हम कल डिस्कस करेंगे। वेयर एज अब आप कहेंगे मैम इनके भी ड्रॉबैक्स थे, यस, बोर्ड्स के भी ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने अच्छा अभी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है ना कि अब हमने पढ़ लिया एकदम सही वाला, अब हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। बट हमने कह दिया आपसे ड्रॉबैक तो कहेंगे अरे अब हम ये क्यों पढ़े, हम फाइनल वाला पढ़ लेंगे। तो फाइनल वाला नहीं, पहले नील्स बोर को हमें समझना है। आफ्टर देन दैट वी स्विच टू द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल और द ड्रॉबैक्स ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। Okay children, I hope you understood this video, that is the Niels Bohr atomic model of an atom, and tomorrow we meet from the drawback of the Bohr's atomic model as well as the dual nature or the de Broglie atomic model, right? This is all about the today's class. Thank you everyone. Thank you class.